एपिसोड की शुरुआत में हमें साल 2075 की टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहां हम छोटे वुल्फ और एलिटा को देखते हैं, जहां अनाथ बच्चे अपनी गरीबी की वजह से अपने खाने का इंतजाम कर रहे होते हैं, लेकिन वुल्फ को बहुत ही कम खाना मिल पाता है, जिस वजह से एक बदमाश बच्चा उसे मारता है और वो वुल्फ को बाहर से खाना लाने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर कुछ लोग गरीब बच्चों को खाना बांटते हुए दिख रहे थे। दरअसल फ्यूचर में जैकपॉट नामक एक इवेंट की वजह से दुनिया भर की 80% आबादी खत्म हो चुकी थी और जितने भी लोग बचे थे उनमें से अमीर और ताकतवर लोग गरीबों को मार रहे थे ताकि उन्हें खाने पीने की कमी ना हो, क्योंकि जैकपॉट की वजह से सारी फसल वगैरह सब कुछ बर्बाद हो चुकी थी। इसी वजह से एलिटा को लग रहा था कि उन्हें जो भी कुछ दिख रहा है वो उन्हें टेक्नोलॉजी की मदद से दिखाया जा रहा है, इसलिए वो वुल्फ को वहां जाने से मना करती है। लेकिन वुल्फ उसकी एक बात नहीं सुनता और जब वो आगे जाकर देखता है तो वो खाना बांट रहे सभी लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। मतलब कि एलिटा की सोच सही थी, हालांकि अब तक देर हो चुकी थी क्योंकि कुछ लोग वुल्फ को पकड़ने के लिए आ रहे थे और यहाँ वुल्फ की आवाज सुनकर एलिटा भी वहां चली जाती है। फिर दोनों ही बच्चों को पकड़ लिया जाता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें वुल्फ देखने को मिलता है, जो कि दो पेरिफेरल डिवाइस और एलिटा के इम्प्लांट डिवाइस को लेव के हवाले करता है, जहां बातों ही बातों में लेव वुल्फ से बताता है कि अगर अब एलिटा ज्यादा देर तक उनसे दूर रही तो वो मर जाएगी, क्योंकि इस फ्यूचर में इम्प्लांट के बिना किसी का भी जीना मुश्किल है। ये इम्प्लांट्स किसी बैटरी की तरह इंसान को एनर्जी देने का काम करते हैं। यहाँ वुल्फ लेव का इशारा अच्छे से समझ चुका था कि उसे अब जितनी जल्दी हो सके एलिटा की जान बचाने के लिए उसे ढूंढना ही होगा। अब इसके बाद हम प्रेजेंट समय में फ्लेन को देखते हैं, जिसकी आंख अचानक से लाल पड़ चुकी थी। दरअसल फ्लेन को कुछ दिनों से फ्यूचर में जाने की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, जिसमें अचानक ही उसका एक हाथ पूरी तरह से अकड़ने लग जाता है। हालांकि कुछ देर बाद वो ठीक हो जाती है। तभी उससे और बार्टन से मिलने के लिए वहां टॉमी आता है, क्योंकि पिछली रात टॉमी ने बार्टन को कोरबेल से हाथ मिलाते हुए देखा था, इसीलिए वो इस बारे में बार्टन से बात करने के लिए आया होता है, क्योंकि उसे शक था कि फ्लिन और बार्टन शायद किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। पर दोनों ही उसे कुछ नहीं बताते और उसे कहते हैं कि सब कुछ एकदम ठीक है। मगर टॉमी के वहां से जाने के बाद फ्लिन बार्टन से कहती है कि हमें टॉमी को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर सके। इस पर बार्टन फ्लिन को ताना मारते हुए कहता है कि वो जानता है कि बचपन में टॉमी उसका क्रश रह चुका है, पर इस वक्त उन्हें पुलिस से दूर रहना चाहिए। अब इस बात पर दोनों भाई बहन की लड़ाई हो जाती है, जिस वक्त अचानक ही साइड इफेक्ट्स के कारण फ्लिन की आंख फिर से लाल हो जाती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं, जो देखकर बार्टन बुरी तरह से घबरा जाता है और वो तुरंत फ्लिन को लेकर एक डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, जो कि असल में टॉमी की मंगेतर है। अब फ्लिन को चेक करने के बाद डॉक्टर उसे कहती है कि ये एक नॉर्मल दौरा था, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हालांकि तुम्हारी बाकी की स्कैनिंग रिपोर्ट्स आने के बाद ही मैं पूरी तरह से कह सकती हूँ कि क्या हुआ था। तब तक के लिए तुम किसी भी वीआर डिवाइस से दूर रहो। इसके बाद घर पहुंचकर बार्टन फ्लिन से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। साथ ही वो उससे कहता है कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक वो फ्यूचर में ना जाए। इधर फ्यूचर में डॉक्टर नूलैंड लीव से मिलने के लिए आती है, जहां लीव किसी टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी वाइफ डोमिनिका को देख रहा होता है, जो कि वुल्फ के साथ जबरदस्ती डांस कर रही होती है। यहां नूलैंड लीव को टोकते हुए कहती है कि तुमने मेरी कोई खास चीज चुराई है। यहां नूलैंड का इशारा फ्लिन की तरफ था, जो बात लीव काफी अच्छी तरह से समझ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी जाहिर नहीं होने देता। इस पर नूलैंड उसे बताती है कि जैकपॉट से हुई तबाही के बाद इस दुनिया में जब रिसोर्सेज की कमी पड़ने लगी तो प्लेनेट के बचे हुए रिच लोग इसे साफ करने में लग गए। उन्होंने गरीबों को मारना शुरू कर दिया, जिसकी एक झलक हमने एपिसोड की शुरुआत में देखी ही थी। इसलिए इस फ्यूचर सोसाइटी का बेस 3 दीवारों पर खड़ा है। पहले पुलिस रॉबर्ट्स, जो कि यहाँ की हर गतिविधियों पर नजर रखते हैं, और दूसरे आरआई यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे नूलैंड चलाती है। आरआई यहाँ नई नई चीजों का आविष्कार करते रहते हैं। और तीसरा है लीव का संगठन, जो कि टेक्नोलॉजी का ध्यान रखती है। और अगर तीनों में से किसी ने भी अपने हद से बाहर जाने की कोशिश की तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए हमें एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए।
बाकी यहाँ नूलन की बातों से कुछ भी साफ नहीं होता, जिसके बारे में शायद हमें आगे एपिसोड्स में पता चल जाएगा। इधर पास्ट की टाइमलाइन में हम फ्लिन को देखते हैं जो कि वीआर सेट की मदद से अपनी बचपन की यादों का अनुभव कर रही होती है। वहां उसे मिलने के लिए वुल्फ आता है जो कि उससे फ्यूचर में ना आने का कारण पूछता है। इस पर वो अपने साइड इफेक्ट्स के बारे में बताती है। तो वुल्फ उससे कहता है कि ये फ्यूचर में आने या वीआर की वजह से नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब तक वो इस साइड इफेक्ट के पीछे का कारण नहीं जान लेता तब तक उसे वहां आने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच फ्लिन वुल्फ से बताती है कि उसने अपनी टाइमलाइन के लीव के अवतार के बारे में पता करने की कोशिश की तो उसके पूरे परिवार की किसी माफिया गैंग ने हत्या कर दी है, जिस पर वुल्फ उसे बताता है कि फ्यूचर के लीव से यहाँ के लीव का कोई भी लेना देना नहीं है, वो दोनों पूरी तरह से अलग हैं। अब यहाँ से जाते वक्त वुल्फ फ्लिन से ये भी रिवील करता है कि एलिटा उसी की बहन है, जिसके बाद वो जाकर सीधे लीव से मिलता है जिसे वो उसके पास्ट के परिवार के बारे में बताता है। इस पर लीव वुल्फ से कहता है कि उसने एलिटा को अपने ही स्टफ को बनाने के लिए कहा था क्योंकि वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को परखना चाहता था, पर उसका यह प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। इसलिए उसने अपने खुद के सभी अल्टरनेटिव वर्जन और उसके सभी परिवारों को मारना शुरू कर दिया। मतलब कि इन सब में लीव का ही हाथ था। हालांकि यहाँ उसकी बातों से उसका असली मकसद क्लियर नहीं होता, लेकिन आगे चलकर इसके बारे में हमें जरूर पता चलेगा। अब इसके बाद हम फ्लिन को उसके फ्यूचर की पेरिफेरल बॉडी में देखते हैं, जहां वो ऐश से कहती है कि उसे अपने भाई बार्टन और उसके दोस्त कॉनर के लिए 2 पेरिफेरल बॉडीज की जरूरत है। साथ ही वो इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकल जाती है, जिसके लिए ऐश उसे काफी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार फ्लिन ठान कर ही आई थी कि वो अपने सारे सवालों का जवाब जानकर रहेगी। साथ ही वो ऐश से कहती है कि एलिटा ने उसे ये क्यों कहा था कि वो अगले 10 साल बाद मर जाएगी। यहां तक वुल्फ भी आ चुका था, लेकिन ऐश अब फ्लिन को सब कुछ बताने के लिए राजी हो जाती है। वो उसे ग्रेवयार्ड में लेकर जाती है, जहां कुछ स्ट्रक्चर्स की मदद से उसे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे फ्यूचर में जैकपॉट नाम का इवेंट शुरू हुआ, जिससे इंसान विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए। और यही वजह है कि फ्लिन को यहां ज्यादा लोग देखने को नहीं मिलते। आगे ऐश बताती है कि जैकपॉट एक ऐसा इवेंट है जो कि कई बड़े बड़े विनाशकारी घटनाओं से मिलकर बना है। फ्लिन इस वक्त जिस दुनिया में रह रही है वहां करीब 7 साल बाद एक ऐसा पैंडेमिक वायरस फैलेगा जिसकी वजह से इंसान का पैनक्रियाज और ब्लैडर में इतना खून भर जाएगा कि वो पूरी तरह से फट जाएंगे, और इस खतरनाक वायरस की वजह से दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। उसके बाद पूरे अमेरिका में एक डिजिटल ब्लैकआउट होगा, और फिर आखिर में देश में सिविल वॉर की शुरुआत होगी, जिसकी वजह से यहां आज फ्लिन और उसका परिवार रहता है। वहां पास ही में एक न्यूक्लियर स्टेशन पर हमला होगा, जिससे एक न्यूक्लियर बम एक्टिव होकर ब्लास्ट हो जाएगा, और क्योंकि फ्लिन का घर उससे बहुत पास है तो वो और उसका पूरा शहर मिट जाएगा। अब यहाँ ये सभी चीजें जानकर और डेमोन्स्ट्रेशन को देखकर फ्लिन बुरी तरह से डर जाती है और वापस अपने टाइमलाइन में आ जाती है, जहां बार्टन उससे पूछता है कि क्या उनकी बॉडी का इंतजाम हुआ। तो फ्लिन उससे कहती है कि जल्दी हो जाएगा। मतलब कि यहाँ फ्लिन ने इस जैकपॉट वाली बात को भी बार्टन को बताना सही नहीं समझा था, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज अब एपिसोड्स और मजेदार होते जा रहे हैं, इसलिए अगले एपिसोड भी जरूर देखिए हमारे चैनल पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।